सो वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर। इसमें हम वीक 1 टू 1.1 से लेके 1.11 के तक के सारे एक्टिविटी क्वेश्चन मैथ्स 1 के करने जा रहे हैं। तो मैंने वैसे एग्जांपल्स मैंने करा रखे थे, बट एक बार फिर से डिमांड के बेसिस पे मैं दोबारा से इसको एक सीरीज़ वाइज करा रहा हूँ, जिससे आप सीरीज़ वाइज देख सकें एंड अपना रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं एंड ये मैं सॉल्यूशंस लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर्स आपको इन द लिस्ट, ये नेचुरल नंबर्स आपको दिए गए हैं और इसको आपको काउंट करके लिखना है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको इन काउंट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपने अभी तक नेचुरल नंबर्स जो पढ़े हैं वो 1 से लेके 9 तक पढ़े, बट IITM के कोर्स में हम 0 को भी एज अ नेचुरल नंबर काउंट करते हैं, तो 0 इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 0 को भी नेचुरल नंबर मान लेते हैं और फिर 0 को भी आपको काउंट करना है। तो टोटल, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ पे जो नेचुरल नंबर की जो संख्या निकल के आएगी वो 8 आ जाएगी, तो 8 हो गया। पेन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या था। तो ये देखो क्वेश्चन 2, a class has m students if 3 pens are distributed to each student and 4 pens remain out of 70। देखो इजी इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट्स में। देखो 3 पेन बांटने हैं m बच्चों को, ठीक है, तो 3m हो गए, प्लस 4 पेन क्या थे वो बचे रहे, टोटल कितने थे 70। लो जी, हो गया क्वेश्चन। 3 पेन तो ये हो गया 3m प्लस 4 को साइड ले जाएंगे तो ये इक्वल टू है 70 माइनस 4, ये यहाँ से आप 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 यहाँ से हटा दीजिए, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 16 प्राइम नंबर आपको निकालना था, तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। 16 प्राइम नंबर निकालना है तो वो तो गिन के देखना है। प्राइम नंबर जो आपके स्टार्ट होते हैं वो 2 से होते हैं, 2 3 देन आगे चलते जाएंगे तो 11 देन 53। तो 53 आपका क्या है, ये आपका 16th प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये आपका 16th प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, और इसका है चौथा क्वेश्चन है सॉल्व कॉन्ग्रुएंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है इफ़ x 1 mod 3 और x इज इक्वल्स टू 4 mod 7 फाइंड पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये है x mod 3 इज इक्वल्स टू 1। इसका कहने का मतलब ये है, ये इन दोनों चीज़ों को, ये दो जो इक्वेशंस लिखी हैं ये वाली, ये इन दोनों को हम ब्रेक डाउन करते हैं कि इनको लिखा कैसे जाता है। तो इसका कुछ सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये लिखा है x, ठीक है, m मतलब mod 3 इज इक्वल्स टू 1 और x m मतलब mod 7 इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपको निकालना है। अब x mod 3 आप निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, और x mod 7 जब आप कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। मॉड ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑपरेटर क्या करता है, मॉड ऑपरेटर डिवाइड करने पे जो भी कुछ बचा रहता है वो चीज़ आपको दे देता है। ठीक है, तो आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिए कि कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करके एक बच रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से, और 3 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक बच रहा है आपके पास में। ठीक है, तो 3 के कुछ मल्टीपल ले लीजिए, जैसे कि 3 2 ज़ा 6, हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 तो 7। अब 7 mod 7 जब आप करेंगे नीचे वाली इक्वेशन में, तो 7 mod 7 तो आपके पास कितना आने वाला है, वो तो आपके पास 4 नहीं आने वाला है। तो बस आप ऐसे ही करते जाइए। जब आप 3 इंटू मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, जब आप 3 का मल्टीपल कुछ ऐसे देखेंगे, 1 मिनट, जब आप 3 का मल्टीपल कुछ ऐसे देखेंगे 3 इंटू 8, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 24 प्लस 1 आप करेंगे क्योंकि 1 आपके पास बच रहा है, तो हो गया 25। अब जब ये कंडीशन आप इसमें लगाएंगे 25 mod 7, तो आपके पास 7 या 21 और 4 बच जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 आपके पास बच रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो बस ऐसे रख के वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। एंड ऑप्शन में 25 67 जो भी ऑप्शंस आपके हों, आप ऑप्शंस रख के देख लीजिए, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। बाकी और कोई मेथड सीखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वर्ड डे प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेते हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, ये रहा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। शीतल वॉज बोर्न ऑन
पीएथ अक्टूबर एंड कार्तिक ऑन क्यूएथ अक्टूबर, ठीक है। पीएथ अक्टूबर एंड क्यूएथ अक्टूबर मंथ सेम है, अक्टूबर पीएथ एंड क्यूएथ डेट अलग है। पी एंड क्यू आर परफेक्ट स्क्वायर, पी एंड क्यू परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो महीना क्या होता है, अक्टूबर का महीना हम काउंट कर लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर 31 होता है, यानी कि 31 डेज होते हैं अक्टूबर में। एंड पी एन क्यू, यहाँ पे जो आपको पी एन क्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो आपको ये भी पता है कि 31 डेज में से 1 से लेके 31 तक कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। शीतल इज़ 10 डेज ओल्डर देन कार्तिक, यानी कि दोनों के बीच में कितने का गैप है, दोनों के बीच में 10 डेज का गैप है। फाइंड P-2Q। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो दोनों की जो डेट्स हैं उनके बीच में 10 का गैप है, ठीक है। यानी कि मैं कुछ ऐसा कह दूं कि दोनों के डेट्स के बीच में अगर 10 का गैप है तो P कुछ डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा, P डिफरेंस Q, तो वो 10 आना चाहिए। अंडरस्टूड। P डिफरेंस जो Q है वो 10 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ। अब इसकी इक्वेशन परफेक्टली बनाने के लिए कुछ हम इक्वेशन ऐसी बना सकते हैं कि अक्टूबर 31 डेज का मंथ है, ठीक है। और अगर मैंने उसमें से P को माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक है। एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं इस वाली इक्वेशन को कि 31 डेज में से अगर मैंने P को माइनस कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस करा है P को 31 में, प्लस Q को मैंने उसमें जोड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 31 डेज थे, उसमें से आपने P को माइनस कर लिया है। यानी कि सपोजिटली अगर P तारीख थी 10, तो जो 10 तारीख अगर P होगी तो Q कितना होगा आपका, Q होगा आपका 20, ठीक है, क्योंकि दोनों में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर 31 में से आपने P को माइनस किया है और Q को ऐड कर लिया है तो वो किसके बराबर आएगा, 10 के इक्वल होगा, ठीक है। अब 31 में से अगर आप ये 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21, ठीक है ना। एंड Q इज इक्वल्स टू 10 माइनस 21। तो ये कितना आ जाता है आपके पास, ओवरऑल ये आपके पास में आ जाता है -11। तो ये आपका -11 डेज बैक होगा, और -11 डेज बैक का मतलब क्या हो गया, 10 डेज ज़्यादा है P एंड Q। तो बस उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे बना लिया है। एंड एक चीज़ हमारे पास और थी, अब इस वाली इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना है। देखो IIT है तो थोड़ा सा ट्रिकी तो पूछेगी, बस ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी है। आपने इक्वेशन बना ली, अब वो क्या कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स को हम इसमें रख के देख लेंगे, सारी डेट्स को क्या कर लेंगे, रख के देख लेंगे। तो हमने इन सब में रख के देख लिया, 25 एंड 4 हमारी वैल्यूज़ फिट बैठी थी, तो 17 हमारा आंसर आ गया। बस ये ईजिली हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया कॉन्सेप्ट में। अब देखते हैं फ्रैक्शंस एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो ये एक्टिविटी 1.2 है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा था 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि वैल्यूज़ कौन सी बड़ी है, ठीक है, कौन सा ट्रू होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोजिटली जो सही वाला ऑप्शन था, जो आपका ऑप्शन सही था, वो ये था 22 डिवाइड बाई 17 इज़ ग्रेटर देन 7 डिवाइड बाई 13। तो या तो आप डिवाइड करके देख लो कि आप 22 का 17 का आप डिवाइड कर लो 22 में, जो वैल्यूज़ है, और इस तरफ जो वैल्यूज़ है उन्हें कंपेयर कर लेना, ठीक है। या तो आपको सीधा आप कॉमन सेंस के बेसिस पे दिख रहा है कि 7 छोटा है 13 बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी और ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, तो ये ट्रू है। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आप कर लें 22 इंटू में 13 इज इक्वल्स टू 17 इंटू में 7, जो बड़ा है इक्वल टू नहीं, जो भी बड़ा है उसको आप देख लीजिए कि इक्वालिटी के बेसिस पे सही है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ईजीली हो जाता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 को देखते हैं यहाँ से। विच ऑफ द फंक्शन इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म। तो देखो 5/60 मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, तो ये तो रिड्यूस फॉर्म है नहीं। 12/27 ये किसी से डिवाइड हो रहा है, हाँ 12 3 से डिवाइड हो रहा है, 20 ये भी रिड्यूस फॉर्म नहीं है। 11/18 ये रिड्यूस फॉर्म है, हाँ यही होगी, 11/18 ये रिड्यूस फॉर्म हमारी हो जाएगी,
ठीक है, इजी क्वेश्चन था। GCD प्रॉब्लम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर प्रॉब्लम। इफ GCD a,4 इज इक्वल्स टू 2 एंड GCD a,b इज इक्वल्स टू 1 विद 4 ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन हमें दी गई हैं, ठीक है। अब देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD किस किस का, a का और 4 का क्या है, 2 है, ठीक है। अब एक बात बताओ a और 4 का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका 2 है तो a की वैल्यू तो 2 ही होगी ना, a की वैल्यू 2 ही आ जाएगी, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई वैल्यू आना पॉसिबल है ही नहीं। अब a इज़ ग्रेटर देन v है, a इज़ ग्रेटर देन कितना है, b है। a, b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 ही है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई आपकी 2। अब a की वैल्यू अगर यहाँ से आपकी 2 है तो एक बात सोचना अपने दिमाग में कि 2 जो वैल्यू है और उसके साथ में b है, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है। अगर इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है तो b की वैल्यू 1 ही होगी, तभी तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, 1 है। बस यहाँ से 2,1 आपकी वैल्यू आ गई, किसकी, यहाँ से जो भी हमें a, b की वैल्यू निकालनी थी वो 2,1 यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये रही वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं सेट थ्योरी बेसिस, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सेम। अब इसमें तो सेम सेट में तो विच ऑफ द सेट्स आर सेम, तो ये सेट लिखे हैं। अब इनमें से जो सेट सेम है उनकी वैल्यूज़ तो आप देख ही सकते हैं, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, तो बस इनको देख के आपको बता देना है। तो यहाँ से ये आंसर सही हो रहा था, ये कुछ सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं x दिया गया है आपको यहाँ से 3 पाई टाइगर बॉल -40 एंड धोनी, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट x, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट x, तो क्या है, इट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये आपको क्वेश्चंस में देखा होगा आपने, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 10th हो चुका है। अब हम जाते हैं इस क्वेश्चन के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ प्राइम नंबर, इज अ सबसेट ऑफ प्राइम नंबर। तो हमें देख लेना है कि जिसमें सारे प्राइम नंबर्स हों। तो यहाँ से हम प्राइम नंबर 2, 3, 5, 8, 11 सारे प्राइम्स हैं, नहीं है। 3, 5, 7, 11 सारे प्राइम है क्या, 3, 5, 7, 11, हाँ ये सारे प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर का सेट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब चलते हैं आगे, फॉल्स स्टेटमेंट। तो अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए हैं, स्टेटमेंट में थोड़ा सा गैप कर देता हूँ, ये रहा हमारा 12th क्वेश्चन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट सेट्स, सही है, ये तो सही है, ये तो फॉल्स नहीं है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ, ये भी सही है। एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई इम्प्लाइज एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, नो 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 नो, उसके लिए आपका अलग इंडिकेशन होता है। एम्प्टी सेट कंटेन्स वन एलिमेंट, नो ये भी गलत है। तो देखो ये भी गलत था और ये भी गलत था। तो जो आपका देखो प्रॉपर सबसेट का जो इंडेंटेशन होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये केवल अकेला क्या होता है, आपका सबसेट तो है बट प्रॉपर सबसेट के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें लिखा है एम्प्टी सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, नो, जो एम्प्टी सेट होता है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, ऐसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट, ये हो गया है विच आर द एम्प्टी, यहाँ से मैं डिस्टेंस कर देता हूँ, विच आर द एम्प्टी सेट्स, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 45 एंड 50, ये एम्प्टी सेट होगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर 45 से 50 के बीच में कोई है, हाँ है जी, कौन सा, 49। अगर हम यहाँ पे 49 को ड्रॉ करें तो 49, 7 7 जा 49, तो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 49, तो ये तो हमें गलती हो गया। इंटीजर दैट्स आर बोथ इवन एंड ऑड,
ये एम्प्टी सेट होगा। कोई इंटीजर ऐसा है जो इवन एंड ऑड है, अब यहाँ पे कुछ लोग 1 को मान लेंगे, बट नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ईयर्स या तो कोई इवन होगा या ऑड। ईयर्स विथ 366 डेज, 365 डेज होते हैं, 366 डेज भी होते हैं कुछ ईयर्स में। प्राइम नंबर्स डिवाइड बाई 2, 2 इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइड बाई 2। तो एम्प्टी सेट में क्या आएगा, इंटीजर बोथ इवन एंड ऑड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब देख लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन। ये कुछ कहता है इफ़ x इज इक्वल्स टू ए बी सी फाइंड पी एक्स। देखो पावर सेट ऑफ x हमें फाइंड करना है अगर x क्या है, ए बी सी है। तो मैंने पावर सेट आपको बताया था कि पावर सेट में पहले तो यहाँ देख लेते हैं, पहले तो फाई आता है। पावर सेट में पहले तो आपके पास फाई आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि फाई के अलावा आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ए है तो आप ए भी लेंगे, देन जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आप लेंगे, फिर 2-2 के पेयर में लेंगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2-2 के पेयर में लिए गए, ये देखो सारे ए एंड बी, ए एंड सी, फिर आप पूरा सेम उसी सेट को भी ले लेंगे। तो जो पूरा सेट बनेगा उसे कहते हैं इसका पावर सेट। तो पावर सेट लिखना था, तो पावर सेट का एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ m इज इक्वल्स टू डेज स्टार्टिंग विथ s और t, इफ़ m डेज स्टार्टिंग विथ s और t, ये रहे भैया s और t, मंथ्स एंड विथ y, ये रहे। तो जो भी पूछा गया था वो आपने लिख दिया है। एंड क्या करना है, एंड n मंथ्स ऑफ मंथ्स एंडिंग विथ y, n ये है, m ये है, फाइंड m एंड n। m एंड n हमें फाइंड करना था, तो m एंड n की वैल्यू जो हमें उनका नंबर फाइंड करना था वो 4 आ गई। तो ये तो इजी क्वेश्चन, ये तो कर ही लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेटमेंट आर इन्फिनाइट। इंडियन नोवेल, यहाँ से देखते हैं, इंडियन नोवेल क्या लिखा है, लॉरेट्स लिखा है, लॉरेट्स, यस। स्क्वायर ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, कंट्रीज इन वर्ल्ड एंड लीप ईयर्स। ये आप लोग कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट इन्फिनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट रियल नंबर्स इन इंटरवल। तो राइट रियल नंबर्स इन इंटरवल, इसको समझते हैं यहाँ पे इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये रहा कुछ आपका इंटरवल रिप्रेजेंटेशन, किस चीज़ का, इस चीज़ का। यहाँ पे आपके पास ये आपके पास -2 कॉमा आपके पास 0 था, ठीक है। ये आपके पास आपको पता है कि ये क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं। अब आपको क्या करना था, इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट के फॉर्म में लिखना था। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में जब आप लोग लिखेंगे इसको, तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि r बिलोंग्स टू r, r बिलोंग्स टू r, -2 to 0, r -2 से 0 है, जहाँ पे 2 को भी -2 को भी लेना है, 0 को भी लेना है, क्लोज ब्रैकेट है। और यहाँ पे 4 में 4 को नहीं लेना है, तो हमने क्या किया, और 4, और यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया इक्वल्स टू, ये हमने हटा दिया, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, ग्रेटर देन r लेस देन इक्वल्स टू 8, और बीच में और लगा दिया है। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, इजी। अब सेट बिल्डर फॉर्म किस चीज़ की लिखनी थी, तो सेट बिल्डर राइट द राइट रियल नंबर्स इन इंटरवल -2, 0 यूनियन, ये हो गया। सेट राइट सेट कॉम्प्रिहेंशन फॉर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो सेट बिल्डर फॉर्म निकली है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो ये रहा। n स्क्वायर बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू n स्क्वायर सच डेट n बिलोंग्स टू n, n लेस देन 100। तो ये तो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल्स भी बताए थे, तो ये ईजी है लिखना इसको, ठीक है। अभी हम लोग एक्टिविटी क्वेश्चन 19 अभी हम लोग कर लेते हैं, एक्टिविटी क्वेश्चन 1.6 तक। एंड नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के बाद जो सेम लेक्चर आएगा उसमें आपको 1.7 से लेके 1.11 तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा एंड वो पार्ट 2 हो जाएगा। तो इतना अभी करा देते हैं, फिर आप लोग नेक्स्ट डिस्कस करके आइएगा। तो जो भी डाउट्स हैं यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। राइट स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एम्प्टी सेट हैज़ 1 एलिमेंट, गलत है। सेट विथ n एलिमेंट्स हैज़ 2 to the power n सबसेट, ये सही है। एम्प्टी सेट इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट, एम्प्टी सेट इज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, यस ये भी सही है। पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट, यस ये भी सही है। तो क्या बताना था, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें तो सारे ही ट्रू हैं, मतलब 3 ट्रू हैं। सेट विथ n एलिमेंट हैज़ 2 to the power n सबसेट होता है, ये मैंने आपको बताया था थ्योरी के टाइम पे। एम्प्टी सेट इज़ अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ये भी मैंने आपको बताया था। एंड पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ा रखी हैं। तो ये सब पढ़ाई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं एंड देन फिर आगे स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।